Thermochemistry is a branch of chemistry which deal with the transformation of energy during any chemical reaction. Thermochemistry में हम एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि एनर्जी सिस्टम सराउंडिंग से सिस्टम में किस तरह से ट्रांसफर होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर जो पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन की दो टाइप्स हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का वर्ड में एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सो। एक्सो का मतलब क्या होता है? एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, और एग्जिट का मतलब होता है आउट, यानी बाहर जाना। इसी तरीके से थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। तो पूरे वर्ड एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ? हीट का आउट हो जाना, बाहर निकल जाना। इसी में इसकी डेफिनेशन मौजूद है। अ रिएक्शन ड्यूरिंग विच एनर्जी इज रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन होगा जिसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है। A reaction during which energy is absorbed is called endothermic. एंडो में से एंड का मतलब इन और थर्म का मतलब हीट। तो यहाँ पर भी एंडोथर्मिक का मतलब है हीट का इन हो जाना। ठीक है, जैसे कॉमन रिएक्शन आपसे पूछता हूँ, वो कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं है, बताएं जो कुकिंग है, कुकिंग वो एंडोथर्मिक होता है एक्सोथर्मिक? कुकिंग का प्रोसेस एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? कुकिंग का प्रोसेस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि फूड को पकाने के लिए आपको उसको हीट देना पड़ती है। इसका मतलब है फूड मुस्तकिल हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जब तक वो हीट एब्जॉर्ब करता रहता है वो प्रोसेस चलता रहता है। अगर उसी प्रोसेस के दौरान आप हीट देना बंद कर दें, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। जैसे आप खाना पका रहे हैं, अचानक से गैस चली गई तो खाना वहीं पर ही पकना रुक जाएगा। इसका मतलब है उसको किसकी ज़रूरत है? हीट की ज़रूरत है। इसी तरीके से एक कंबशन रिएक्शन होता है, बताएं कंबशन। कंबशन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? कंबशन का मतलब है किसी भी फ्यूल को जलाना। वो कोयला भी हो सकता है, वो वुड लकड़ी भी हो सकती है, वो पेपर भी हो सकता है, वो सुई गैस भी हो सकती है, वो पेट्रोल भी हो सकता है, वो डीजल भी हो सकता है, एलपीजी भी हो सकती है। ये सब कंबशन करते हैं। जब भी कंबशन करते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट। इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो मैंने आपको दो कॉमन से एग्जाम्पल दी जो आपके सराउंडिंग में मौजूद हैं, कि जब आप घर पे गए किचन में, तो किचन के अंदर जब आपने चूल्हा जलाया तो चूल्हे में से जो हीट निकल रही है, तो यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है? एक्सो। क्योंकि यहाँ कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन है, जैसे मीथेन, वो किससे रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हीट। क्योंकि हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि कौन सा है? एक्सो। फिर आपने चूल्हे के ऊपर एक बर्तन रखा हुआ है, उस बर्तन के अंदर आप कोई सी चीज पकाना चाह रहे हैं, खाना पकाना चाह रहे हैं, तो इस बर्तन को, इस फूड को क्या रिक्वायर्ड है? हीट। तो ये हीट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। देखें, ये हीट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। जब ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है? एंडो। जबकि यहाँ चूल्हे से हीट क्या हो रही है? रिलीज। तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? एक्सो। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जहाँ हीट प्रोड्यूस होती है, हम कह रहे हैं वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। जहाँ हीट एब्जॉर्ब होती है, इसका मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, एक्सो और एंडो को आप इसके नाम से पहचान लेंगे। जहां पर भी एक्सो वर्ड आ जाएगा तो आप इसको मैच करेंगे किससे? एग्जिट से। और एग्जिट का मतलब होता है आउट, बाहर जाना। जैसे मैंने एग्जांपल दी हुई है, कार्बन को आपने ऑक्सीजन के साथ जलाया, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, साथ में हीट को प्रोड्यूस करेगा। ये कैसे पता चल रहा है कि हीट प्रोड्यूस हो रही है? हीट लिखी हुई है प्रोडक्ट साइड पे एरो के बाद। जब एरो के बाद हीट है, इसका मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है।
यहाँ पे जबकि कार्बन और सल्फर को रिएक्शन करवाने के लिए आपने एरो से पहले हीट को लिखा हुआ है, इसका मतलब है इन दोनों को रिएक्शन करवाने के लिए हीट देने की जरूरत है, जबकि यहाँ हीट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको इग्नाइट करना पड़ता है, बाकी प्रोसेस खुद ब खुद चलता रहता है। सही है। यहाँ पर इग्नाइट का मतलब समझती हैं आप? आग लगाना। इग्नाइट का मतलब आग लगाना। आप चाहे वो लाइटर से आग लगा दें, माचिस की तीली से लगा दें, आपको एक दफा इनिशिएट करना पड़ता है। आप आग लगा के पीछे हट जाएं, बाकी काम खुद ही होता रहेगा। यहाँ पर ऐसा प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक में। ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कंटेनर बिकम्स वार्म। अगर किसी कंटेनर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उसका कंटेनर जब आप टच करेंगे तो वो थोड़ा सा आपको वार्म महसूस होगा, गर्म हो रहा है, क्योंकि उसमें से हीट बाहर निकल रही होती है। तो फिजिकली आप कैसे पहचानते हैं कि वो एक्सो या एंडो है? कंटेनर को टच करके। अगर आप कंटेनर को टच करें और थोड़ा सा वार्म फील हो, जैसे मैं आपको एक इसकी भी एग्जांपल दे देता हूं। आपने एक बीकर लिया और इसके अंदर डाल दिया लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, आप समझती लाइमस्टोन क्या होता है? लाइमस्टोन का नाम सुना है? लगाते भी हैं दूसरों को। चूना। लाइमस्टोन आपने डाला बीकर में, वाटर में, आप थोड़ी देर बाद देखेंगे इसका कंटेनर बाहर से थोड़ा सा वार्म हो रहा होगा। ठीक है। सिर्फ पानी के अंदर लाइमस्टोन को डाल दें, चूने को, और उसको छोड़ दें, उसमें से हीट निकलना शुरू हो जाएगी, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस करेगा। उसके बाद कंटेनर को टच करेंगे तो उसका कंटेनर बाहर से आपको महसूस होगा कि थोड़ा सा क्या हो रहा है, वार्म, क्योंकि ये हीट को क्या निकाल रहा है, बाहर। इसी वजह से बाहर से टच करेंगे तो कंटेनर क्या हो जाएगा, वार्म। जबकि एंडोथर्मिक में हीट बाहर से अंदर जाती है, इसी वजह से बाहर से जब कंटेनर को टच करते हैं तो महसूस होता है थोड़ा सा कूल। अगर आपके सामने कहीं केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ हो तो कैसे पहचानेंगे वो एक्सो या एंडो है? वो इससे पहचानेंगे, ये इसकी पहचान है। इसके आगे लिखा होगा डेल्टा एच, और डेल्टा एच के आगे कोई नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई होगी। डेल्टा एच के आगे कोई नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई होगी, जिससे आप पहचान जाएंगे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू के साथ क्या लिखा होगा, पॉजिटिव। आप पॉजिटिव से पहचान जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक इससे मिलता जुलता रिएक्शन लिखकर बताता हूँ। जब हम हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन करते हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है, और इस दौरान यहाँ पर जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो होती है -436 किलो जूल पर मोल। अब आप देखें यहाँ ये पहचान के ये एक्सो एंडो है, वो क्या है, सिर्फ जस्ट माइनस का साइन। ये माइनस का साइन जो डेल्टा एच के आगे लिखा हुआ है ये बता रहा है कि ये एक्सोथर्मिक है। क्योंकि अगर ये एंडोथर्मिक होता, जैसे जब हाइड्रोजन का बॉन्ड हम तोड़ना चाहते हैं, यही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल पहले से जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, अब हम चाहते हैं कि इसका बॉन्ड टूट जाए, हाइड्रोजन के एटम सेपरेट हो जाएं, तो डेल्टा एच की वैल्यू होती है प्लस का 436 किलो जूल पर मोल। अब आप कैसे पहचानेंगे कि एंडोथर्मिक है? प्लस के साइन से। अगर डेल्टा एच की वैल्यू प्लस में दी हुई है इसका मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है इसका मतलब एक्सोथर्मिक को एक्सप्लेन कर रहा है। आप सिर्फ इसी से पहचानेंगे एक्सो है या एंडो है। डेल्टा एच है क्या चीज? डेल्टा एच को पढ़ते हैं चेंज इन एंथैल्पी। वैसे एंथैल्पी इस्तेमाल किया जाता है हीट कंटेंट्स के लिए। किसके लिए? हीट कंटेंट्स के लिए। तो ये हीट के चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपली, कि इस दौरान हीट निकल रही है या इस दौरान हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ये डेल्टा एच एक्सप्लेन कर रहा है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू के साथ नेगेटिव लगा हुआ है ये बता रहा है इस दौरान हीट निकल रही है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू के साथ पॉजिटिव प्लस लगा हुआ है इसका मतलब ये बता रहा है इस दौरान हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है। और लेकिन देखें दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि एक ही रिएक्शन लिखा हुआ है मैंने।
यहाँ हाइड्रोजन को मैंने मिलाकर हाइड्रोजन गैस बनाई है, और यहाँ हाइड्रोजन गैस जो बनी हुई थी वो टूट के हाइड्रोजन के एटम में अलग हो गई है। इसी से रिलेटेड नीचे देखे मैंने वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन, जब भी बॉन्ड बनेगा हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। तो बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, जबकि बॉन्ड डिसोसिएशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। बॉन्ड का जो टूटना है वो एंडोथर्मिक है। बॉन्ड जब टूटता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके टूटता है, जबकि बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। इस वजह से एक्सोथर्मिक है। ऐसा क्यों हो रहा है? एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है? क्योंकि रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा है। ये देखें मैंने एनर्जी डायग्राम में शो किया हुआ है। एनर्जी रिएक्टेंट की ऊपर है और प्रोडक्ट की नीचे। अगर मैं सपोज कर लेता हूं कि प्रोडक्ट की एनर्जी 20 है और रिएक्टेंट की 40 है, तो 40 एनर्जी वाले को जब 20 एनर्जी पे जाना पड़ेगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज। जबकि यहां मैंने शो किया हुआ है कि रिएक्टेंट की एनर्जी नीचे और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब है कम एनर्जी वाले को ज्यादा एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, तो एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब। तो आप एनर्जी डायग्राम से भी पहचान सकते हैं कि वो एक्सो है या एंडो है, थोड़ा सा ही फर्क है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एनर्जी डायग्राम ऐसे बनेगा, रिएक्टेंट होगा ऊपर और प्रोडक्ट होगा नीचे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सो। जबकि एंडोथर्मिक में उल्टा होगा, रिएक्टेंट नीचे होगा और प्रोडक्ट ऊपर होगा। अगर ऐसा है तो आप समझ जाएंगे ये रिएक्शन कौन सा है? एंडो। अब उसके बाद मैंने कुछ कॉमन प्रोसेसेस लिखे हुए हैं एक्सो और एंडोथर्मिक से मुतालिक। सबसे पहले फ्रीजिंग। फ्रीजिंग एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है? आप बताएं हाउ फ्रीजिंग एक्सोथर्मिक कैसे? हाँ, हीट निकलती है फ्रीजिंग में। बताएं एक्सोथर्मिक कैसे, हीट कैसे निकलती है? अच्छा, चले हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि आमतौर पे फ्रीजिंग होती है लिक्विड्स की, और लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है सॉलिड्स के मुकाबले में। फ्रीजिंग का मतलब है लिक्विड को सॉलिड में लेके जाना है, ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स को कम एनर्जी की तरफ लेके जाना है। तो जब ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल कम एनर्जी की तरफ जाएंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। इसी वजह से फ्रीजिंग के दौरान एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कंबशन की मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी। कंबशन जो भी हो वो सब एक्सोथर्मिक होते हैं, चाहे वुड की कंबशन हो, पेपर की कंबशन हो, फ्यूल की कंबशन हो, सब एक्सो है। कंडेंसेशन क्या होती है आप बताएं? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होता क्या है? सॉलिड का गैस में चले जाना। आप बताएं? गैस का लिक्विड में जाना कंडेंसेशन होता है। तो अगेन गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। अगर गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड की तरफ जा रहे हैं, कम एनर्जी की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो उनको एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? रिलीज। इसी वजह से कंडेंसेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है? देन नेक्स्ट, डिपोजिशन। बेटा आप बताएं डिपोजिशन किसको बोलते हैं? डिपोजिशन कोई भी बताए जिसको मालूम है? गैस का सॉलिड में चले जाना। गैस जब सॉलिड में जाएगी तो वही सेम प्रोसेस है। गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा है। देखिए एक होता है सब्लिमेशन। मैंने आपको जब प्रोसेस लिखवाया था शुरू में, उसको मिटा दूं? किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान पुराने बॉन्ड टूटते भी हैं, नए बॉन्ड बनते भी हैं। जब मैं ऐसा कह रहा हूं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंडोथर्मिक है, तो ये सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है कि जब भी सिंगल बॉन्ड टूटेगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब मैं कह रहा हूँ बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सो है, तो ये सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन बता रहा हूँ। अब केमिकल रिएक्शन के दौरान बॉन्ड टूट भी रहे, बन भी रहे,
अगर किसी जगह नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई है इसका मतलब वहां ज्यादा बॉन्ड बने हैं, या बॉन्ड बनते वक्त जो एनर्जी रिलीज हुई है वो ज्यादा थी, और जो एब्जॉर्ब होते वक्त जो बॉन्ड तोड़ने के लिए एब्जॉर्ब हुई है वो कम थी। मतलब आप ये ना समझें कि एक्सोथर्मिक में सिर्फ बॉन्ड जो है वो बन ही रहे होते हैं, टूटते हैं ही नहीं। भाई केमिकल रिएक्शन कोई सा भी आप लिखेंगे, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके बनाएंगे अमोनिया। तो अब देखें अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, और इससे पहले हाइड्रोजन के बॉन्ड क्या करेंगे, टूटेंगे, नाइट्रोजन के बॉन्ड क्या करेंगे, टूटेंगे। तो ऐसा नहीं कि किसी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ बॉन्ड बनते हैं या सिर्फ टूटते हैं, दोनों चीजें होती हैं। जब हम उसका नेट चेंज नेगेटिव लिख देते हैं, मैं कहूं कि नेट चेंज इसका है -40, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन पूरे प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी का अमाउंट रिलीज हुआ है वो ज्यादा था, और जो एब्जॉर्ब हुआ है वो कम था। ऐसे ऐसे समझे, मैं कहूं कि एब्जॉर्ब तो सिर्फ 200 थी और जो रिलीज हुई वो -240 थी। तो अब नेट चेंज क्या लिख दिया मैंने, -40। मैंने नेट चेंज -40 बता दिया, ओवरऑल इतना चेंज आए। ठीक है जी। अब मैं आपको बता रहा था कि हमने अभी लिक्विड, सॉलिड और गैसेस के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस पढ़े थे, जिनमें से सबसे पहले ये सॉलिड है। सॉलिड को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं लिक्विड में, फिर लिक्विड को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं गैस के अंदर। पहले सॉलिड से आपने बनाया लिक्विड, फिर लिक्विड से आपने बनाई गैस। अब मैं कहूं कि सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट करने के दौरान जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेल्टिंग। क्या कुछ और भी बोलते हैं, फ्यूजन, फ्यूजन भी बोलते हैं। फ्यूजन का मतलब है सॉलिड का लिक्विड में जाना है। फिर लिक्विड जब गैस में जाता है तो क्या बोलते हैं, बॉइलिंग भी बोलते हैं, वेपराइजेशन भी बोलते हैं, एवोपरेशन भी बोलते हैं। एवोपरेशन में भी ऐसा ही होना है। फिर अगर हम कहें कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में जाता है तो क्या बोलते हैं, तो सब्लिमेशन बोलते हैं। अब अभी तक मैंने जितने भी प्रोसेस लिखे हुए ये सब एंडोथर्मिक है, ये सब एंडो है। ये एंडो कैसे हैं, ये इसकी एनर्जी सबसे कम है। दे सॉलिड हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड हैव काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड्स। इसकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा है, दे हैव ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो जब कम एनर्जी वाला ज्यादा की तरफ जाएगा या ज्यादा वाला और ज्यादा की तरफ जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब। यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब भी होनी है इन तमाम प्रोसेसेस में। ठीक है, अब इसके अपोजिट प्रोसेस क्या है, जैसे आप कहें कि अच्छा अगर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करें तो क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। और कोई नाम गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होने का नाम, लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन में गैस लिक्विड में चेंज होती है। फिर लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, फ्रीजिंग। और कोई नाम इसका, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन का मतलब भी यही है कि किसी भी लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना। तो बोलेंगे डिपोजिशन। वो जो डिपोजिशन का वर्ड था वो है गैस का डायरेक्टली